अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा हसास खित्ता जो मुल्क के लिए स्ट्रेटेजिक शहर की हैसियत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत बराह रास्त मुल्क की सलामती के साथ जुड़ी है, लेकिन जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो यहाँ जमहूरी इक़दार के बजाय इंतज़ामी बंदोबस्त ज़्यादा नुमायाँ दिखाई देने लगता है। इस बार भी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से कबल इंतखाबी शफाफियत और लेवल प्लेइंग फील्ड पर कई सवालात खड़े हो चुके हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इलेक्शंस लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, रहनुमाओं के दाखिलों पर पाबंदी आयद की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब को सूबा बदर कर दिया गया, कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर साहब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने से रोका गया, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती जमातें आज़ादी से इलेक्शन कैंपेन्स कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया। जलसे के शुरका से कहना था कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आ, कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके सूबाई हुकूमत हो या कोई वफाकी हुकूमत हो। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, आज भी मेरा मुतालबा है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस पर कहना था कि किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो अरेंज इलेक्शंस करवाए और सीटें बांटी जाएं कि तुम्हारी इतनी सीटें हैं और उनकी इतनी सीटें हैं। किसी को इख्तियार नहीं, किसी को रोके, किसी को प्रमोट करे, इस किस्म का इलेक्शन करे, एक अरेंज इलेक्शन हो और सीटें बांटी जाए कि तुम्हारी इतनी सीटें उनकी उतनी सीटें। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई 2026 में अफरादी ज़र की सालाना शरह बढ़कर 11.6% हो गई, जो जून 2024 के बाद 23 माह की बुलंद तरीन सतह है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ट्रांसपोर्ट के किराए 37%, हाउसिंग, बिजली, गैस, ईंधन 17% तक महंगे हुए, जबकि अशाई खुर्दनोश सालाना बुनियाद पर 8%, तालीमी अखराजात 8.3% और सेहत की सहूलियात 7.5% महंगी हुई। इस वजह में हुकूमत नए माली साल का बजट पेश करने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बजट अवाम को रिलीफ देगा या फिर IMF की शराइत पूरी करने के लिए अवाम पर एक और माशी हमला साबित होगा। मौजूदा माली साल में FBR के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए अवाम पर पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सेस लगाए गए। IMF पहले ही GST की शरह में 1% इजाफे का मुतालबा कर रहा है। 200 यूनिट से ऊपर घरेलू सार्फिन तारीख की सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं, मगर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब दावे करते हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान बिजली की कीमतों में कमी हुई। कीमतें पिछले 2 साल के अंदर खातिर खा कम हुई हैं। IPPs से हमने 3,500 अरब रुपए की मुस्तकबिल की पेमेंट को छीना, अपने पास रखा और कंज्यूमर को उसके ऊपर बोझ नहीं आने दिया। हमने 780 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे को कम किया। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी इजलास हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज़ायद अरकान असम्बली की गैर हाजिरी तवज्जो का मरकज रही। ज़राए का कहना है कि गैर हाजिर अरकान में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल थे। ऐसे में अरकान असम्बली ने सोहेल आफरीदी साहब को नाराज धड़े से फौरी राब्ता इस्तवार करने का मशवरा दिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब अपनी जमात को मुत्तहद रखने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। आफरीदी साहब को पहले ही गवर्नेंस मास मोबिलाइजेशन मूवमेंट चलाने जैसे चैलेंजेस का सामना है। अगर वो अरकान असम्बली को मनाने में नाकाम रहते हैं तो बजट की सूची से मंजूरी खटाई में पड़ने के नतीजे में सूबा एक नए सियासी बहरान की तरफ जरूर जा सकता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब का ऐसे में कहना है कि जो अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे उन पर खैबर पख्तूनख्वा की जमीन तंग कर दी जाएगी। अल्लाह के बाद और इमरान खान साहब के बाद कोई भी सोहेल आफरीदी को इस मनसब से नहीं हटा सकता। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर कोई एक भी इस किस्म की हरकत करेगा तो खैबर पख्तूनख्वा की जमीन उस पर तंग कर दी जाएगी। करेंगे शाहिद खट्टक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, रुकने कौमी असम्बली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं कौमी असम्बली में। आप वहां पर मौजूद हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, आज आपकी वीडियो मंजर आम पर आई जहां पर सोशल मीडिया पे आपने कहा कि गिलगित की आवाम और जो तहरीक इंसाफ के ISF के जो कारकुनान हैं उनसे आपने जगलोट के मकाम पर मुलाकात आपने की, क्योंकि आपने वीडियो में यही जिक्र किया था कि वो मुलाकात होगी
और अवामी एनओसी की आपने कहा था कि हमें ज़रूरत अवामी एनओसी की ज़रूरत है, सरकारी एनओसी की नहीं। बेहतर नहीं होता कि आप सरकारी एनओसी भी वहां पर लेके जाते ताकि ये जो आपकी पार्टी क़यादत के साथ भी जो कुछ हो रहा है वो ना फेस करना पड़ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा एनओसी के हवाले से, मैं पिछले 2 दिनों से इधर मौजूद हूँ गिलगित में, और हमने अपने वकीलों के जरिए आज एनओसी के लिए अप्लाई किया। हमें एनओसी नहीं दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर से भी हमारे पार्टी के जो वकला है उन्होंने वहां पे जाके मुलाकात की। उन्होंने साफ बात की कि जी हम आपको एनओसी नहीं दे सकते, हमें इजाजत रहेगी, हमें ऊपर से ऑर्डर जो है वो हमें ऊपर से है कि तहरीक इंसाफ को आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी। ये इलेक्शन कमीशन के अमले ने आपसे कहा? और हमने एनओसी के लिए अप्लाई भी किया। एनओसी के लिए हमारे वकला गए भी, अटैक भी गए, इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए और डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए, लेकिन एनओसी हमें वो नहीं दे। तो अगर जब वो हमें एनओसी नहीं दे रहे, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है और खुद गिलगित में इस वक्त जो माहौल है, बदतरीन फस्तायत के बावजूद मैं जहां पे मौजूद था वहां पे तकरीबन 200-250 पुलिस वाले इन्होंने भेजे मुझे गिरफ्तार करने के लिए। क्या मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं? क्या जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार है अतीक पीरजादा, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उसको ये राइट हासिल नहीं कि वो इलेक्शन लड़े? क्या उसको फ्री राइट जो मूवमेंट है वो नहीं मिल रही? तो जब ये मुश्किलात करेंगे तो उसके बाद फिर हमें अवामी यूनिवर्सिटी लेनी पड़ेगी, फिर हमें कोई सरकारी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। आप वहां पर शाहिद साहब ग्राउंड पल्स क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वहां पे लोगों से कहीं ना कहीं तो आपका इंटरेक्शन हुआ होगा। आपको लगता है कि चूंकि जिस तरह मैंने कहा असद कैसर साहब इस्लामाबाद से फ्लाइट ले रहे थे, उनको फ्लाइट नहीं लेने दी गई, जुनैद अकबर साहब को भी सुबह बदर किया गया, फिर चीफ जस्टिस साहब को जो सुप्रीम एपलेट कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, उनके चीफ जस्टिस को सोहेल आफरीदी साहब ने खत लिखा, उस पर कोई रिड्रेसल नहीं नजर आया। आपको लग रहा है कि 2024 के इलेक्शंस वाली चीज ही एक रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है? देखिए, गिलगित का जो नौजवान है वो बड़ा बाशऊर है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम से होके आया हूँ और अभी मैं दूसरे रास्ते से मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ रैली थी वो मेन रोड से मूवमेंट कर रही है क्योंकि जगह जगह पे पुलिस खड़ी है। और जब मैं निकल रहा था इन्होंने पूरे गिलगित को ऐसा सील कर दिया था जैसे कोई इंटरनेशनल यहाँ पे कोई क्रिमिनल आया हो। हालांकि मैं तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं दूसरी दफा का कौमी असम्बली का मेंबर हूँ और ये मेरा राइट है कि मैं इधर कंपेयर करूँ। अगर बिलावल तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का वो भी कौमी असम्बली करना है, इसी तरह बहुत से कौमी असम्बली के अरकान जो है वो इस वक्त अपनी जमातों की कंपेयर कर रास्ते बंद कर देना, कंटेनर लगा देना, ये मुश्किलात हमारे लिए खड़ी कर रहे हैं। लेकिन जो गिलगित का नौजवान है है और इस वक्त जिस हल्के में मौजूद हूँ यहाँ से हमारा अतीक पीरजादा हमारा उम्मीदवार है, ट्रांसफार्मर जिसका निशान है, वो खुद एक नौजवान है, हमारे पार्टी का एक बुनियादी कारकुन है यहाँ के हल्का गिलगित। क्योंकि जो नौजवान है वो इमरान खान के लिए जान नचौर करने के लिए तैयार है। जो जज्बा जो जुनून मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह 7 तारीख को आप देखेंगे कि 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब को वोट दिया, इसी तरह गिलगित में गैरतमंद अवाम जो है वो भी अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब के तमाम नामजद उम्मीदवारों को वोट देंगे। बट शाहिद साहब, आज ही बिलावल भुट्टो साहब ने ये कह दिया है कि अवाम फॉर्म 45 का बंदोबस्त करे, वो फॉर्म 47 का बंदोबस्त करेंगे। वो असल में इनके वो जिस तरह 9 फरवरी को इनके लिए फॉर्म 47 का बंदोबस्त किया उसी तरफ इसने इशारा दिया। लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे अगर ये लोग मैंडेट के ऊपर डाका डालेंगे, ये रिजल्ट नताइज तब्दील करेंगे तो इनको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान अपना मैंडेट किसी भी सूरत चोरी नहीं होने देंगे क्योंकि गिलगित की आवाम बाशऊर है और गिलगित की आवाम जो है ये इमरान खान साहब से इश्क करती है, तो कोई भी इनको अपना रिजल्ट तब्दील नहीं करने देगा। शाहिद साहब, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा कि पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान में यकीनी शिकस्त देखकर आखिरी हफ्ते में इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने और कबल इंतखाबात धांधली का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, 8 फरवरी को भी नवाज शरीफ से लेके
इनकी तमाम लीडरशिप हारी थी। सिर्फ 15-16 सीटों की जमात है, पाकिस्तान के ऊपर मुसलत किया गया और आज इस मुसलत शुदा टोले की वजह से जो पाकिस्तान में तबाहकारियां है, जो पेट्रोल की प्राइसेस हाइक है, जो इस वक्त महंगाई का जो आलम है पूरे पाकिस्तान में, यही 17 जमातें जो है इसकी जिम्मेदार है। और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इनको बिल्कुल भी दाने नहीं करने देगी। अगर इन्होंने कोशिश भी की, आप देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इंतहाई ज्यादा रिएक्ट करी है इस मामले के ऊपर। बट शाहिद साहब, मसला ये है कि लेट्स से आप कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की अगर अवाम की हिमायत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी है, मैंडेट किस तरह से सिक्योर किया जाएगा? 2024 के इलेक्शंस के बाद आप लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि आप मैंडेट सिक्योर नहीं कर सके। इस वक्त जो परेशानी है वो बहरहाल आप लोग की कम तो नहीं हो रही। सोहेल आफरीदी साहब की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात का वो भी शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी 23 के करीब MPs जो है उन्होंने शिरकत नहीं की। सो आपको लग रहा है कि मुश्किलात यहाँ से मजीद बढ़ने लगी हैं? देखिए, इमरान खान साहब की जमात वो इमरान खान साहब की है। कोई MPA, कोई MNA अगर इन्हिराफ करेगा तो मिसालें उनके सामने पड़ी हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमारे किसी भी रुकन ने किसी भी मौके के ऊपर इन्हिराफ नहीं किया। अगर किसी ने इन्हिराफ किया है तो आप उनके हालात जाके देख लें, वो अवाम में नहीं जा सके, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो अगर कोई ऐसा स्टेप लेगा तो उसको अपनी सियासत दाव पे लगानी पड़ेगी। और रही बात नाराजगियों की, कि हमारी बहुत बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, तो नाराजगी जरूर हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, किसी भी रुकन की हो सकती है, लेकिन इसका कतीर मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब से दगा करेंगे या उनकी हुकूमत से कोई दगा करेंगे। साहब, आप ये मानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब के लिए, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से डिलीवरी पे बात हो या मास मोबिलाइजेशन मूवमेंट जिसमें उसका इस हद तक किरदार अब तक नजर नहीं बज़ाहिर तो आ रहा, इस हवाले से नाराजगी मौजूद है अराकीन में? देखिए, पहली बात ये कि गवर्नेंस बेहतरीन है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे डेवलपमेंट भी जारी है, लेकिन इस वक्त हमारे नेशनल मीडिया है और कुछ स्पेशल जिनको हम काले चैनल बोलते हैं, तो वो जो है वो लोग ताचीनियां करती है गैर जरूरी चीजों के ऊपर। आप देखते हैं कि लेकिन अगर शाहिद साहब, अगर 23 MPs मुझे कंप्लीट करने दे। आप मीडिया को इजाजत है कि आप जाके बेड गवर्नर दिखा सके पंजाब के, जो सफाई के नाम के ऊपर अरबों रुपए करबों रुपए वहाँ पे लूटे गए। इस वक्त पंजाब में किसान बदहाल है, पंजाब की जो गवर्नेंस है उसकी बदहाली का आप आलम उठा के देख ले, लेकिन आपको इजाजत नहीं है मीडिया को। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, क्योंकि वो अवामी हुकूमत है, वो खैबर पख्तूनख्वा की है, क्योंकि वो जीत के आए हैं, वो उनको खैबर कि अवाम ने मैंडेट दिया है। मुस्लिम लीग नून तो पंजाब के ऊपर काबिल शुदाएं, मरियम नवाज जो है वो शराफत से हारी हुई है, वो चौथे नंबर पे उसको वज़ीर-ए-आला बनाया है, तो वो उनको सहूलतकारी मयसर है, उनको जो है वो मीडिया में भी हर जगह की सहूलतकारी है। की आवाम जो है वो देख रही है सारी चीजें, इसलिए हमें दफा उन्होंने मैंडेट दिया। राइट, बट शाहिद साहब, एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं, उसके लिए वो इस ऑब्स्टिकल से तकरीबन एक ऑब्स्टिकल ही आपकी जमात के लिए उससे निमटना है, और दूसरी तरफ जहां पर हम बात भी कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे अब चूंकि बजट आ रहा है और सूबाई सतह से, सूबाई असेंबली से उसको मंजूर भी करवाना है, सो उसमें अराकीन की जो अप्रूवल है, हिमायत है, वो ज़रूर दरकार होगी। बावजूद इसके कि सोहेल आफरीदी साहब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यकीन दहानी की कोशिश कर रहे हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये चीज़ नहीं उनको मनाया गया तो फिर ये क्राइसिस की तरफ, एक सियासी क्राइसिस की तरफ मामला जा सकता है? पहली बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान में ये बिल्कुल मुश्किलात तो खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अवाम तो तहरीक इंसाफ के साथ है, अवाम इमरान खान साहब के साथ है। और आप देखेंगे कि 7 तारीख को जो हमारा इलेक्शन आने वाला है गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी और हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे आपको, और यही मीडिया होगी इंशाल्लाह। मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। रही बात खैबर पख्तूनख्वा की बजट की, इंशाल्लाह बजट मंजूर भी होगा, और अगर किसी भी रुकन को कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात है तो वज़ीर-ए-आला साहब उनको एड्रेस करेंगे। हमारे अपनी जमात के लोग हैं, हमारे अपने पार्टी के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन ने, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बड़े मुश्किलात से दो चार होकर उनको कामयाब
कराया है और उनको इमरान खान साहब का मैंडेट दिया है। तो किसी की ये जरूरत नहीं होगी कि वो जाके बजट में वोट नहीं डालेगा, सब बजट को वोट डालेंगे। हाँ, अगर ग्रीवेंसेस है तो उसके लिए कमेटी भी बन गई है। अगर 4-5-6 अरकान नाराज है तो इंशाल्लाह उनको मनाएंगे। और ये नाराजगियां रूटीन के मामलात है, तमाम जमातों के अंदर होती रहती हैं और इंशाल्लाह हम उन सबको मनाएंगे। हमारी ही पार्टी के लोग हैं, कोई गैर तो नहीं है, तो उनको नहीं मनाएंगे। राइट। और शाहिद साहब, जाते जाते ये भी जरूर बता दीजिएगा, बैरिस्टर गौहर साहब और सोहेल आफरीदी साहब की जो मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी मई के महीने में गुज़िश्ता माह, जिसकी शेख वकास अकरम साहब ने कंफर्मेशन भी की कि वो 14 मई को ये मुलाकात हुई है। अलीमा खान साहिबा को ट्वीट करके ये कहना पड़ा कि फैमिली को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, फैमिली लाइल्म थी इस चीज़ से, इस मुलाकात के हवाले से। पार्टी को इल्म था ये मुलाकात हो रही है? देखिए, अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने या चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब ने अगर कोई मुलाकात की है तो वही उन चीजों का बेहतर जवाब देंगे। और उन्होंने ट्वीट करके बताया सोहेल आफरीदी साहब ने कि जो अमन और अमान की सूरत-ए-हाल है उस हवाले से गुफ्तगू हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की यही कोशिश रही है कि जो अमन और अमान की सूरत-ए-हाल है इसके ऊपर वो हमारे पिछ ऊपर हमारे साथ बातचीत करें। जो फार्मूला हम दे रहे हैं अमन के लिए, जो खैबर पख्तूनख्वा का जो इमरान खान साहब का जो विजन है कि उसके मुताबिक हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेके आ सके। और हम बार कह चुके हैं कि ड्रोन हमले और मिलिट्री ऑपरेशन ये किसी भी मसले का हल नहीं है। वो फार्मूला जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट आपको देगी उससे पायदार अमन भी आएगा और खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान के मसाइल हैं उसका हल भी निकलेगा। शाहिद साहब, वो बात ठीक है, अमन अमान के हवाले से एंगेजमेंट बेहतर है, लेकिन खुफिया क्यों रखा गया मुलाकात को? देखिए, इमरान खान साहब ने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई जब्जा नहीं डालनी, कोई आपने उनके साथ तस्वीर नहीं निकालनी। तो अगर उस फार्मूले के तहत सोहेल आफरीदी साहब उसको फॉलो कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए। यहाँ पे अमन अमान की बात आएगी, हमारे सूबे के लोगों की बात आएगी तो वहाँ पे वो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो मीटिंग भी करेगा और उसको करना भी चाहिए कि अगर अमन अमान के लिए वो किसी भी फोरम के ऊपर चीजें बेहतर करना चाह रहा है या कर सकता है तो जिम्मेदारी है। तो अगर वो अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा रहा है तो इसमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। और आपने ये कहा कि इमरान खान साहब की हिदायत है कि तस्वीर जो है वो नशर नहीं करनी चाहिए या पब्लिक नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, मोहसिन नकवी के साथ कोई जब्जा नहीं डालनी। मोहसिन नकवी जो है उसने 26 नवंबर को हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। वो FIR में आप लोग नामजद करना चाहते थे उनको। तो देखिए, वो भी आपने मीडिया को जो कंट्रोल किया गया, हमारे शहीदों को दिखाया नहीं गया। और ऊपर से जो FIR थी वो पुलिस नहीं काटनी थी, तो इस्लामाबाद पुलिस जो थी वो FIR नहीं काट के दे रही थी। हम अदलिया गए, अदलिया में भी हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन ये चीजें हमारे पास रिकॉर्ड के ऊपर तो है, एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह हम एक चीज का जो है पूछेंगे। राइट। और इस वक्त आप चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं जहां पर 6000 के करीब पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो डिप्लॉयड है इसी आने वाले इंतखाबात को की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। बट बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरा इसी पे बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना किसी भी इंतखाबात के लिए, अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड गिलगित बल्तिस्तान में किस हद तक नजर आ रही है, हमें ज्वाइन करेंगे कमर दिलशाद साहब इस ब्रेक के। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू। कंवर साहब, आपको इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड क्या आप देख सक रहे हैं, आपको नजर आ रही है? गिला एक सियासी जमात का वही है 2024 वाले एक हालात उनके लिए जो दरपेश उनको थे, आपको दिखाई दे रही है लेवल प्लेइंग फील्ड कंवर साहब? गिलगित बल्तिस्तान का एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन है, उसका पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनके ज़ाहिर है जो कानून है, जो ज़ाब्ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो वही है जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनाए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम बात है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो हमेशा हुए हैं उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल होता रहा। ज़ाहिर है कि अपना उनका सिस्टम भी है, लेकिन अब जिस अंदाज से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जो एक पॉलिसी इख्तियार की है वो एक आवाम में उसकी गुजाराई हासिल नहीं हुई है। उसका सबसे बड़ी अहम बात है गिलगित बल्तिस्तान का एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन है, उसको महसूस होना चाहिए कि तमाम 24 सीटें हैं टोटल, और 24 सीटों के लिए आप इतने बड़े एक सेंसिटिव इलाके को एक कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? उसको 24 सीटें तो ज्यादा क्या कर लेंगे? अगर बाकी सियासी पार्टियां भी किसी को 6 मिलेगी, किसी को 5 मिलेगी, किसी को 10 मिलेगी, बाद में हुकूमत जो करेंगे वो बाकायदा सब कोalition के जरिए करेंगे। तो आप इसमें मुखालफत करना, रास्ते रोकना, जैसे कि असद कैसर की स्टेटमेंट भी आई है, फ्लाइट नहीं लेने दी गई, सुबह बदर कर देना, जुनैद अकबर जा सकता है, असद कैसर जा सकता है,
बाकी जो पार्टी के ओहदेदार हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत में हैं, वजीर हैं या वजीर आला हैं, उनकी जमानत होती है। उनको जितने भी जुनैद अकबर को भी जाने दें, असद कैसर को भी जाने दें, उन्होंने क्या कर लेना है। तो नहीं असद जाने दिया कैसर जा रहा ने ना कंवर साहब? ये आज ख्वाह लोगों की पता नहीं समझ आती है, हमारे जो पॉलिसी मैटर्स वाले समझने वाले क्यों किसी को आप लीडर बना देते हैं, उस कंट्रोवर्शियल बना के उसकी अहमियत को उजागर, अगर वो जलसा करे भी जाएगा तो 50, 200, 4,000, 5,000 से एड्रेस कर भी लेगा तो क्या करेगा वो? वोट तो लोगों ने देना है, अवाम ने वोट देना है, वो खुद ही फैसला करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना। लेकिन ये सारे मामलात को देखते हुए कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, बिल्कुल बड़ा सेंसिटिव है। इसको आपने देखे, इंडिया की पूरी निगाह उस पर लगी हुई है, और जो ही ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुए तो इंडिया ने पूरा इसमें इसको रेस करना है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये सारी बातें जो है ये दुरुस्त नहीं है। एक बात ये मालूम होना चाहिए कि ये मैं बाकायदा आपकी वसातत से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनकी खिदमत में भी ये मेरी तरफ से ये गुजारिश होगी कि जब भी कोई ऐसा काम होता है वो कहते हैं ऊपर से हुक्म आया हुआ है। ये इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाने की एक इनकी पॉलिसी है इनकी, कि काम गलत खुद करना, अपनी मर्जी से चलाना, अपनी पार्टी के इशारे पे चलना, अपनी पार्टी के सरबराह के पार्टी में चलना, नाम लेना, ऊपर का इशारा आ रहा है। ऊपर से इशारा कहाँ से आ गया? आलमी बरते से इशारा आ गया। ये बातें इन्होंने मैंने बल्कि इनसे सवाल भी किया कंवर साहब के, एक तरफ उन्होंने कहा हमें अवामी एनओसी चाहिए, हमें सरकारी एनओसी नहीं चाहिए। ये नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना, कहना कि ऊपर से हुक्म आया है, ऊपर से हुक्म आया, तो मैं तो कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तो इसकी बाकायदा तस्हीह करनी चाहिए। इतना ऊपर के हुक्म का क्या मतलब है? तो ये सब बातें जो है ये दुरुस्त नहीं है। ये उनके अपनी इंटरनल पार्टी के फैसले होते हैं, खुद करने में जरूरत नहीं होती, वो नाम लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट का। राइट। मैं कंवर साहब ये भी जरूर आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि बिलावल और जो नून लीग की क़यादत है ये इस वक्त जलसे कर रही है, आज भी आप भी देख रहे होंगे कि लाइव भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर एक सियासी जमात है जिसको कंवर साहब मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने भी गिलगित बल्तिस्तान की जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को उन्होंने खत लिखा, रिड्रेसल तो कोई नहीं हुई, बहरहाल उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वहाँ के हैं जीबी के, वो कहते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब जो है वो खत लिखकर इलेक्शंस में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये चीफ जस्टिस को खत लिखना आपके भी ख्याल में रखना डालने के मुतरादिफ है? देखिए बात दुरुस्त, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनरेबल हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, गिलगित बल्तिस्तान का एक आईनी इदारा है, वो इंडिपेंडेंट है कागजों के मुताबिक, तो लेकिन सारे मामलात को ये नजर आना चाहिए कि जनाब रखना डालने हैं के लिए आपके पास कवानीन हैं, आप उसको बाकायदा वार्निंग दें, आपको जुर्माना करें। जैसे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में होता है कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए अगर कोई रखना डाल रहा है उसको 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए जुर्माना करते हैं। अगर 3 दफा भी बार बार वो अपने रुकावट डाले तो फिर उसको वो नाअहल करार दे सकते हैं। तो पहले तो आप उनको चार्जशीट करें, देखें वो क्या रखना डाल रहे हैं। अगर वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आपके पास तो इख्तियारात हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं बाकायदा। इस लिहाज से आप ये देखें बड़ा सेंसिटिव है गिलगित बल्तिस्तान का इलाका। चाइना भी देख रहा है, रशिया भी देख रहा है, इंडिया भी देख रहा है, तमाम मुल्क ममालिक जो हैं जो उसके आसपास जो है, खासतौर पर चाइना और इंडिया, वो बाकायदा उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारे दोस्त मुल्कों को भी महसूस हो कि पाकिस्तान में कोई इदारा महफूज नहीं रहा? आप उसको इलेक्शन होने दें, 24 सीटें में 5-6 सीटें मिल जाएगी उनको, तो कौन सी हुकूमत बना लेंगे? आप उनको बाकायदा ठीक दें उसको। राइट। कंवर साहब मैं ये भी आपसे जरूर जानना चाहूंगी, आज बिलावल साहब शिगर में जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीबी में 8 से 9 नशिस्तें चोरी की गई। फिर वो ये कहते हैं कि अवाम जो है वो फॉर्म 45 का बंदोबस्त करे। बिलावल साहब ने कहा कि वो खुद फॉर्म 47 की जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्या कोई सियासी शख्सियत कंवर साहब ऐसा बयान दे सकती है, क्योंकि फॉर्म 47 तो इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है? इमरान खान जब थे पाकिस्तान के वजीर आजम, उनके दौर में भी ये इलेक्शन हुए थे गिलगित बल्तिस्तान 2020 में। बाकायदा मरियम नवाज साहिबा भी गई थी, बिलावल जरदारी साहब भी गए थे, बाकायदा उन्होंने तकरीरें भी की, जलसे किए, बड़ी शानदार तकरीरें की, लेकिन रिजल्ट जो आया वो आपके सामने ही आया। कोई किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि गड़बड़ हो गई है या प्री प्लानिंग हो गई है या मैनिपुलेट हो गया है। तो अब भी इनको जितने भी ये सियासतदान हैं
PTI के सियासतदान है या किसी पार्टी के सियासतदान है, उनको सबको मौका दें, सबको तकरीरें करने दें। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट की ऐसी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो रही है, तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेने के इख्तियारात हैं। बट कमर साहब, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज अब इलेक्शन को खुला छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क ने भी इस पर निगाह रखी हुई है। और मुझे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को मुझे बहुत करीब से मैं उनको देखने का इदराक हासिल है। ये वो बड़े जज्बाती लड़के हैं, वो बहुत जज्बाती यूथ है, उनके अंदर बड़ा जज्बा बहुत ज्यादा है, पेट्रोटिक भी हैं, जज्बा ही बहुत ज्यादा है। उनको नाराज ना करें। अगर वो किसी बात पर नाराज हो गए या किसी बारे में कोई तहरीक चला दी, प्रोटेस्ट कर दिया, ये सेंसिटिव इलाका है, तो ये अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जो मेरे साथ राब्ते में रहे हमेशा, वो बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़े पेट्रोटिक हैं, लेकिन वो समझते कि हमारे मामला में मुदाखलत ना कीजिए, हमारा एक सेंसिटिव इलाका है। तो 28,000 मरबा मील का अच्छा खासा रकबा होता है, एक इंडिपेंडेंट मामला है और 24 सीटें हैं। तो सारे मामलों को देखते हुए इलेक्शन बड़े साफ सुथरे करवा दें, कोई किसी को मौका ना दें आप। तो जी पाकिस्तान के इलेक्शन कुलादा होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक छोटा सा इलाका है, छोटा सा सीटें हैं, उसमें अगर कोई 4-5 सीटें आगे पीछे हो जाती हैं तो हुकूमत बनाने में तो कोई तकलीफ नहीं पेश आएगी। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर फरूक सलीम साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज तो महंगाई की शरह से, जो मई के महीने में तकरीबन 11.5% तक की अब रिपोर्ट हो रहे हैं नंबर्स। गुज़िश्ता 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर यह महंगाई की शरह आ चुकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है डॉक्टर साहब? देखिए, थोड़ी सी तारीख आपके सामने रख दूं कि अगर पिछले कोई 3.5 साल की जो मजमूई महंगाई है, उसकी शरह गिनने तो मेरे हिसाब से वो कोई 85 से 90% बनती है। उसके मुकाबले में जो आमदन है वो अगर आप रियली लकी तो शायद आपकी पिछले 3.5-4 सालों में कोई 35-40% बढ़ गई हो। जो औसतन आमदन है वो उसमें कोई खास इजाफा नहीं नजर आता। तो अगर महंगाई की शरह कोई 85-90% पे है, आपकी तनख्वाह 40-45% बढ़ी है पिछले कोई 3.5-4 सालों में, तो आप सोचिए कि जो कुव्वत खरीद है उसको बहुत बड़ा झटका पहुंचा। जो लोग पहले मिडिल क्लास में थे वो शायद लोअर मिडिल क्लास में चले गए हैं, जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं वो शरह गुर्बत से गिर गए हैं। वर्ल्ड बैंक की फिगर जो सामने आती है वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 44% पाकिस्तान की आबादी, जिसका मतलब ये होता है कि तकरीबन हर 2 पाकिस्तानियों में से 1 पाकिस्तानी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रहा है। तो बड़ी वजह उसकी ये है कि महंगाई तो मजबूरी महंगाई है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। ये भी मानना जरूर है कि कोई 2-2.5 साल पुरानी वाली महंगाई जो डबल डिजिट में थी, जो कोई 32-33% पे चली गई थी, उससे वो शरह नीचे जरूर आई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कुव्वत खरीद बनती है, यानी कि अगर 80-85% की शरह महंगाई की और 35-40% आपकी तनख्वाह बढ़ी, तो फिर कुव्वत खरीद खत्म हो जाती। अब बेशक जो महंगाई की शरह है, जैसे आपने कहा 11% पे आ गई है, 11% पे आ गई है, लेकिन कुव्वत खरीद आम पाकिस्तानी की जो है वो खत्म हो चुकी। बिजली का बिल देने के बाद, पेट्रोल का बिल देने के बाद, फिर बच्चों की फीस देना, आप समझिए कि तकरीबन 70 से 80% पाकिस्तानी खानदान ऐसे हैं जिनके पास बच्चों की फीस देने की अब जो है वो मुश्किल शुरू हो गई। बट डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि हुकूमत जिस किस्म के मेजर्स ले रही है और इस वक्त हमें वो जो एक जंग का भी खमियाजा उठाना, जो कि दुनिया उसका फॉल आउट बेयर कर रही है, बट मुसलसल जो कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, अभी LPG की आज आया कि उसमें भी इजाफा कर दिया गया घरेलू सार्फिन के लिए, ये कितना और थ्रेशोल्ड को मजीद एक चेक किया जा रहा है? क्या डू फील कि ये लोगों के सब्र को आजमाया जा रहा है और ये कब तक ऐसा पुश करेंगे? और लोग फिर किस तरह से, अफोर्डेबिलिटी पे अब तो बात आ चुकी है और मतलब काफी टाइम से ये बात आ चुकी है, आप भी जिस तरह से ये नंबर्स कोट कर रहे हैं, सो लोग कब तक इस चीज को बेयर कर सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जंग से पहले भी पाकिस्तान की मईशत जो है वो कोई तंदुरुस्त और तवाना तो नहीं थी। फिर हमें हुकूमत जो है वो 2 बहाने ढूंढ लेती है।
कि इसकी वजह जो है वो जंग है, इसकी वजह जो है वो IMF है। मैं ये समझता हूँ कि ना तो इसकी वजह जंग है और ना इसकी वजह जो है वो IMF है। आप सोचिए कि बांग्लादेश भी इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अंदर है, और बांग्लादेश में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, वो जंग से पहले और जंग के बाद का जो डिफरेंशियल है वो तकरीबन 16% आता है। पाकिस्तान में जंग से पहले और जंग के बाद जो कीमतें बढ़ी हैं वो लगभग 61% बन जाती हैं। और बांग्लादेश भी वहीं से तेल खरीदता है जहाँ से पाकिस्तान खरीदता है, भारत भी वहीं से तेल ले रहा है जहाँ से पाकिस्तान लेता है, चीन भी तेल खरीदता है जहाँ से पाकिस्तान खरीदता है। तो तेल खरीदने के बाद हुकूमतों ने ये डिसाइड करना होता है, ये फैसला करना होता है कि क्या 100% जो बोझ है आलमी मंडी का वो शहरियों पे डालना है या उसका कोई मुतबादिल तरीका है। बांग्लादेश ने तकरीबन 16% जो बोझ है आलमी मंडी का वो शहरियों पर डाला है, और कोई 80 से 85% बोझ जो है वो एक बांग्लादेश पेट्रोलियम, उनकी एक बड़ी तेल की कंपनी है, उसको उन्होंने उसकी बैलेंस शीट पे ट्रांसफर कर दिया। भारत के अंदर तकरीबन कोई भी इजाफा नहीं हुआ, कोई 3-4 रुपए फी लीटर का इजाफा किया उन्होंने जंग से पहले और जंग के बाद। और जो मेजॉरिटी बोझ है, बहुत बड़ा जो बोझ है वो भारत की 3 बड़ी तेल की कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उनके ऊपर मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान में जो फैसला साज शख्सियात हैं, फैसला साज इदारे हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि 100% बोझ जो है आलमी मंडी का वो पाकिस्तानी शहरियों पे डाला जाएगा। और हुकूमत ने ये फैसला किया कि जब ये बहाना हमें मिल गया है तो फिर कुछ अपना खजाना भी भर लिया जाए। तो फिर वो हमने देखा कि पेट्रोलियम लेवी की जो है कीमत वो भी बढ़ गई। तो ये तो बात 100% दुरुस्त है कि अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तेल की तो उसका बोझ किसी ना किसी ने तो बर्दाश्त करना है। अब वो किसने बर्दाश्त करना है ये हुकूमती पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो जब आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब के 100% उन्होंने आम शहरियों पे डाल दिए और ये लेवी बढ़ाने की जो एक स्ट्रैटेजी थी, डू यू फील कि ये कम्प्लीटली नाकाम हुई है ये हिकमत अमली मौजूदा हुकूमत की, जहां पर FBR का भी जो शॉर्टफॉल अब बताया जा रहा है वो तकरीबन कोई 868 बिलियन रुपीस तक का बताया जा रहा है पहले 11 माह में इस रवा वाली साल के। सो आपको लगता है मैनेजमेंट फेलियर है और ये जो लेवी बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजी थी दैट हैज आल्सो कम्प्लीटली फेल्ड? ये अलीना, जहां तक FBR की टैक्स कलेक्शन का जिक्र करती हैं, वहां पे मेरा बयानिया बहुत मुख्तलिफ है। मैं आज से 20 साल पहले का बजट निकाल के देखता हूं तो उसमें हुकूमत ने FBR का जो हद था वो 1000 अरब रुपया रखा था टैक्स कलेक्शन का, और पिछले साल हमें हुकूमत खुद से बता रही है कि FBR ने 14,000 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। तो FBR की जो कारकर्दगी है आदाद और शुमार की बुनियाद के ऊपर, वो तो 1000 अरब से कलेक्शन करते करते 14,000 अरब पे पहुंच गए हैं पिछले 20 सालों में। मुझे हुकूमत का कोई और डिपार्टमेंट ऐसी कारकर्दगी दिखाता नजर नहीं आता। तो मेरे नजदीक तो आदाद और शुमार की बुनियाद के ऊपर FBR इज द बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ प्रॉब्लम FBR के टैक्सेस का नहीं है। हर पाकिस्तानी बच्चा, मर्द, बूढ़ा और औरत वो टैक्स के नेट में जकड़े हुए हैं। यहाँ प्रॉब्लम जो है वो हुकूमती नुकसानात और हुकूमती अखराजात की है। तो आप सोचिए कि अगर एक बीमार मईशत है और बीमारी दिल की है जो हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात की है, और इलाज आप जिगर का शुरू कर दे कि हमने टैक्स ज्यादा कलेक्शन करना है, तो फिर वो मईशत जो है वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो पाए। राइट डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ये टैक्सेशन और मुसलसल उसी सेगमेंट को जो ये जिस तरह से टैक्स कर रहे हैं, और एक तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं कि मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए बड़े मेजर्स लिए जा रहे हैं, और 2022 से हम यही कुछ सुनते आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये टैक्सेशन इनकरेज कर रहा है सरमायाकारी हो, प्रोडक्टिविटी हो, एक्सपोर्ट्स हो, या दीगर जो फॉर्मलाइजेशन की तरफ जब जाने के मामलात हों? अलीना, पैसे का मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर हुकूमती एक्सपेंडिचर का, उनके नुकसानात का असल मसला है। आप देखिएगा कि इस बजट के अंदर विफाकी हुकूमत आपको बताएगी कि उन्होंने 1000 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किया है। उसके अगले दिनों में सूबाई हुकूमतें मिल के, चारों हुकूमतों का अगर आप टोटल कर लें तो आपको पता चलेगा कि वो 3000 अरब रुपया
मुख्तस कर रहे हैं तरक्याती स्कीमों के लिए। तो मजबूरी तौर पे तकरीबन 4000 अरब रुपया मुख्तस किया जाएगा। ये दिस इज रियल मनी, दिस इज टैक्स पेयर्स मनी जो खर्च होगा। अब आप सोचिए कि अगर ये वाकई 169 जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर उनमें खर्च किया जाए तो आप सोचिए कि एक साल के अंदर तकरीबन 40,000 इजाफी स्कूल बन सकते हैं, लगभग 30,000 इजाफी मिनी हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, तकरीबन 1,60,000 किलोमीटर नई रोड्स बन सकती हैं और 16,000 सैनिटेशन और साफ पानी की स्कीमें बन सकती हैं। तो यहाँ पैसे की कतन कमी नहीं है, यहाँ पे नीयत की कमी। राइट एंड आई जस्ट इंक्लूड अ शॉर्ट एग्जांपल इसका। अब जो 2020 के विजन में आपको याद होगा डॉक्टर साहब, एक सखर टू कराची तक की वो जो मोटरवे थी वो उस विजन का हिस्सा था। लेकिन आई जस्ट मेड अ क्विक वो लास्ट वीक एक ट्रिप टू कराची एंड अनफॉर्चुनेटली वो 5-6 साल से वो उसी तरह से माशाल्लाह से सड़क जो है मौजूद वैसी की वैसी उसी हालत में, उसको कोई डेवलप करने के लिए काम नहीं हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि सेफ सिटी के कैमरास हो, रिफ्लेक्टर्स हो, वो सब भी हमें चोरी होते हुए दिखाई दिए। मतलब वो खाली आपको सिर्फ एक नज़र आ रहे थे, उनके बार्स जो है वो सेफ सिटी कैमरास भी गायब थे, रिफ्लेक्टर्स भी गायब थे। ये हाल है और उस पर किसी ने कोई तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बट डॉक्टर साहब टुवर्ड्स द एंड हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं। आपने जिस तरह से कहा कि बांग्लादेश भी IMF के प्रोग्राम में है बट स्मार्ट मैनेजमेंट वहाँ पे भी नज़र आ रही है। IMF GST के लिए डॉक्टर साहब 1% इजाफे का मुतालबा कर रहा है। अब अगर ये मुतालबा जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है हमारी हुकूमत, उसके क्या असरात आप देख रहे हैं फिर? अलीना 1958 में पहली मरतबा पाकिस्तान IMF के पास गया था। एक बीमार मईशत को हम लेके गए और उस डॉक्टर का नाम हमने रखा IMF। के बाद IMF ने 25 दफा नुस्खा लिख के दिया है पाकिस्तान को, 25 प्रोग्राम हम उसके कर चुके हैं। बीमारी वही है, नुस्खा IMF बार बार वही लिख के देता है। जो मईशत बीमार है वो पहले से ज्यादा कर्जा ले जाती है, वहां पे बिजली की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं तो ये समझता हूँ कि जरूरत इस चीज की है कि अगर एक डॉक्टर आपको वही दवा लिख रहा है, 25 दफा लिख चुका है और आप उसी दवा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो दोनों उस डॉक्टर की भी जहन की एग्जामिनेशन की जरूरत है और जो मरीज उस दवा को एक्सेप्ट कर रहा है और उसकी भी एग्जामिनेशन की जरूरत है। बिल्कुल राइट। एंड यू फील कि हम इस ट्रैप से, इस विशियस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते? जी बिल्कुल निकल सकते हैं। दोबारा से जैसे मैंने पहले कहा कि मनी इज देयर, वी हैव द मनी, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास सिर्फ नीयत चाहिए। सो मनी इज देयर, ये विल और इंटेंशन की असल जो है वो जरूरत है। पर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।